होता, मेरा हृदय सुनकर उछलने ना लगता। किंतु यदि किसी युवती को बचाने के लिए वह किसी कुत्ते की टांग ही क्यों ना तोड़ दे, तो मुझे बड़ा बहादुर मालूम होता। मेरा हृदय प्रसन्नता से उछलने लगता। पहले उदाहरण में स्वार्थ था, क्रूरता थी और थी नीरसता। उसके विपरीत दूसरे उदाहरण में एक तरफ थी भय त्रस्त हरिणी की तरह 2 आंखें और हृदय से उठने वाली अमोघ प्रार्थना, और दूसरी ओर थी रक्षा करने की स्फूर्ति, वीर प्रमाणित होने की पवित्र आकांक्षा और विजय की लालसा। इन सब के ऊपर स्नेह का मधुर आवरण था, जो इस चित्र को और भी सुंदर बना रहा था। कहानी प्रेम ने मेरे हृदय को एक काल्पनिक कहानी की नायिका बनने की आतुरता में उड़ना सिखला दिया था। जवानी आई और उसी के साथ मेरी कहानी की आशा भी। यूँ तो शीशे में अपना मुंह रोज ही देखा जाता है, परंतु आँखें कभी कभी केवल अपने को ही देखती रह जाती हैं। गहरे अंधेरे में बंद हृदय भी कदाचित अपना स्वरूप दर्पण में देखने के लिए मचलने लगता है, आँखों से लड़ जाता है और उसकी सौंदर्य समाधि को तोड़ देता है। मैंने सुना है कि एक समय ऐसा आता है जब कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी अपने को सुंदर समझने लगता है। फिर मैं तो सुंदरी थी ही। बचपन में माँ मुझे प्यार से मेरी सोना, मेरी हीरा, मेरी चांदी कहा करती थी। बड़ी होने पर एक दिन कलूटे कुंदन ने मुझसे लड़ाई में कह दिया कि हम तुम्हारी सरीखा गोरा गोरा मुंह कहाँ से लावें। बेचारा कुंदन क्या जाने कि उसने इन शब्दों से कौन सा जादू फूंक दिया कि फिर मैं उससे लड़ न सकी। इस बात के उत्तर में उसे पत्थर फेंक कर मार न सकी। हाँ, मैंने अंदर जाकर दर्पण के सामने खड़ी होकर कुंदन के मुंह से अपने मुंह की तुलना अवश्य की थी। सचमुच मेरा मुंह बहुत गोरा था, परंतु कुंदन भी तो काला ना था, सांवला था, और मुझे सांवले पुरुष ही अच्छे लगते थे। बचपन में अनेक बार राधा कृष्ण की कहानी सुनते सुनते मैं भी अपने को राधा रानी समझने लगी थी। और कृष्ण बहुत तलाश करने पर भी सिवा कुंदन के और कोई न मिलता। कुंदन बांसुरी भी बजाता था और सांवला भी था। फिर भला मेरा कृष्ण सिवा कुंदन के और हो ही कौन सकता था। युवती होने पर मेरे विवाह की चर्चा स्वाभाविक थी। मैंने सुन रखा था कि विवाह कुछ चक्कर लगाकर होता है और एक अपरिचित व्यक्ति उन्हीं कुछ चक्करों के बाद लड़की को अपने साथ लिवा ले जाता है। किंतु मुझे तो विवाह के चक्करों से वे चक्कर अधिक रुचते थे जो कभी कभी मैं कुंदन के लिए और प्रायः कुंदन मेरे लिए लगाया करता था। मैं चाहती तो यही थी कि मुझे अब और किसी के साथ चक्कर ना लगाना पड़े। मैं तथा कुंदन दोनों ने मिलकर जितने चक्कर लगाए हैं हमारी जीवन यात्रा के लिए उतने ही पर्याप्त हैं। किंतु पिताजी तो चिट्ठी पत्री से कुछ और ही तय कर रहे थे। सुना कि कोई इंग्लैंड से लौटे हुए इंजीनियर हैं, उनके साथ पिताजी मुझे जीवन भर के लिए बांध देना चाहते हैं। सोचा मुझे कौन सी इमारत खड़ी करवानी है या कौन सा पुल तैयार करवाना है जो पिताजी ने इंजीनियर तलाश किया। मेरे जीवन के थोड़े से दिन तो कुंदन के ही साथ हंसते खेलते बीत जाते, किंतु वहाँ मेरी कौन सुनता था। परिणाम यह हुआ कि यहाँ इतने चक्कर लगाकर भी मेरे ऊपर कुंदन का कुछ अधिकार न हो पाया। और इंजीनियर साहब ने, जिनसे ना मेरी कभी की जान पहचान थी ना कोई पहचान, मेरे साथ केवल 7 चक्कर लगाए और मैं उनकी हो गई।
इधर मेरा विवाह हो रहा था, उधर कुंदन बीए की परीक्षा दे रहा था। सुना कि कुंदन परीक्षा भवन में बेहोश हो गया। आह, बेचारा, एक ही साथ दो दो परीक्षाओं में बैठा भी तो था। विवाह की आड़ में ना जाने कितने मित्र और रिश्तेदारों की जमघट में मेरी उत्सुक आंखें सदा कुंदन को खोजती रहती, किंतु इन 3-4 दिनों में वह मुझे एक दिन भी ना दिखा। विदा के दिन तो मेरे धैर्य का बांध टूट गया। कुंदन की बहन से मैंने पूछा, मालूम हुआ कि वह कई दिनों से बीमार है। अब क्या करती, हृदय में एक पीड़ा छिपाए हुए मैं विदा हुई। स्टेशन पर पहुंची। व्याकुलता असंभव को भी संभव बनाने की उधेड़ बुन में रहती है। मैं जानती थी कि बीमार कुंदन स्टेशन नहीं आ सकता, फिर भी आंखें चारों तरफ किसी को खोज रही थीं। इधर ट्रेन ने चलने की सीटी दी, उधर गेट की तरफ से कोई तेजी से आता हुआ दिखा। आंखों ने कहा, कुंदन है। हृदय ने समर्थन दिया, किंतु मस्तिष्क ने विरोध किया। वह बीमार है, भला स्टेशन पर कैसे आएगा? पर वह मेरा कुंदन ही था। उसकी आंखों में निराशाजनक उन्माद, चेहरे पर विषाद की गहरी छाया और होठों पर वही स्वाभाविक मुस्कुराहट थी। सिर के बिखरे हुए रूखे बालों ने पूरा माथा ढक रखा था। मैं चिल्ला उठी, कुंदन! इतनी देर बाद! पास ही बैठी हुई नाइन ने मेरा मुंह बंद कर दिया। बोली, चिल्लाओ मत बेटी, बाराती सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अब मुझे होश आया कि मैं कहीं जा रही हूँ, अपने कुंदन से बहुत दूर, बहुत दूर। कटे वृक्ष की तरह मैं बेंच पर गिर पड़ी। हृदय जैसे डूबने लगा। ट्रेन चल पड़ी। जब मनुष्य के प्रति मनुष्य की ही सहानुभूति कम देखने में आती है, तब भला इस जड़ पदार्थ रेलगाड़ी को मुझसे क्या सहानुभूति हो सकती थी? उसने मुझे कुंदन से 2 बातें भी ना करने दी और झुक झुक कर हवा के साथ उड़ चली। मैं ससुराल आई। बड़ी भारी कोठी थी, बहुत सी दास दासियां थीं। वहाँ का रंग ही दूसरा था। पति देव को अंग्रेजियत अधिक पसंद थी। उनका रहन सहन, चाल ढाल, बात व्यवहार सभी साहबाना था। वे हिंदी बहुत कम बोला करते और अंग्रेजी मैं जरा कम समझती थी, इसलिए उनकी बहुत सी बातों में प्रायः चुप रह जाया करती। उनके स्वभाव में कुछ रूखापन और कठोरता अधिक मात्रा में थी। नौकरों के साथ उनका जो बर्ताव होता, उसे देखकर मैं भय से सिहर उठती थी। वे मुझे प्रायः रोज शाम को, कभी सवेरे भी अपने साथ मोटर पर बैठाकर मीलों तक घुमा लाते। अपने साथ सिनेमा और थिएटर भी ले जाया करते। किंतु अपने इस साहब बहादुर के पार्श्व में बैठकर भी मैं कुंदन को ना भूल सकती। सिनेमा की तस्वीरों में रेशमी कुर्ता और धोती पहने हुए मुझे कुंदन की ही तस्वीर दिखाई पड़ती। पति का प्रेम मैं पा सकी थी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, पर मैं उनसे डरती बहुत थी। भय का प्रेत रात दिन मेरे सिर पर सवार रहता था। उनकी साधारण सी भाव भंगिमा भी मुझे कपा देने के लिए पर्याप्त थी। वे मुझसे कभी नाराज न हुए थे, फिर भी उनके समीप मैं सदा यही अनुभव करती कि मैं बंदी हूँ और यहाँ जबरदस्ती पकड़ कर लाई गई हूँ। इस ऐश्वर्य की चकाचौंध और विभूतियों के साम्राज्य में भी मैं अपने बाल सखा कुंदन को ना भूल सकी। मैके की स्वच्छंद वायु में कुंदन के साथ खेलना, लड़ना झगड़ना और उसकी बांसुरी की ध्वनि मुझे भुलाए से भी ना भूलती थी। क्षण भर का भी एकांत पाते ही बचपन की सुनहली स्मृतियां साकार होकर मेरी आंखों के सामने फिरने लगती।
जी चाहता कि इस लोक लज्जा की जंजीर को तोड़कर मैं मैके चली जाऊं, किंतु इसी बीच छोटे भाई के पत्र से मुझे मालूम हुआ कि कुंदन घर छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया है। उसका कहीं पता नहीं है। इसलिए मेरी कुछ कुछ यह धारणा हो गई कि अब इस जीवन के कैद खाने से निकल कर भी कदाचित मैं कुंदन को देख ना सकूंगी। मैके जाने की भी अब मुझे उत्सुकता ना थी। अब तो किसी प्रकार अपने दिन काटने थे। ना तो जीवन से ही कुछ आकर्षण था और ना किसी के प्रति किसी तरह का अनुराग ही शेष रह गया था। पर काठ की पुतली की तरह सास और पति की आज्ञाओं का पालन करती हुई नियम से खाती पीती थी, स्नान और श्रृंगार करती थी, और भी जो कुछ उनकी आज्ञा होती उसका पालन करती। इसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसमें मेरी सोई हुई स्मृतियां फिर से जाग उठीं। मेरा उन्माद और बढ़ गया। एक दिन दोपहर के बाद मैं अपने छज्जे पर खड़ी हुई अन्यमनस्क भाव से बाहर सड़क से आने जाने वालों को देख रही थी। सहसा सामने से कपड़ा बेचता हुआ, कुछ कपड़े स्वयं कंधे पर धरे हुए, कुछ नौकर से सिर पर रखवाए हुए, मुझे कुंदन दिखाई पड़ा। विश्वास ना हुआ, परंतु आंखें खुली थीं। मैं सपना नहीं देख रही थी। दौड़कर नीचे आई। आते ही ख्याल आया कि मेरे पैरों में तो मर्यादा की बेड़ियां पड़ी हैं। मैं कुंदन के पास दौड़कर कैसे जाऊंगी? उसके बाद मैंने देखा कि कुंदन स्वयं ही मेरे यहाँ के एक नौकर के साथ हमारे अहाते में आ रहा है। बाहरी बरामदे में उसने कपड़े उतार दिए। सोफे पर सास बैठी थी। मैंने उनके बुलाने की प्रतीक्षा ना की, चुपचाप आकर सोफे के पीछे खड़ी हो गई। मेरी सास सामान खरीदने की बड़ी शौकीन थी। हमारे दरवाजे पर से कोई फेरी वाला ऐसा ना निकलता था जिससे वह कुछ ना कुछ खरीद ना लेती हूँ। सास की इस आदत की आज मैं मुक्त हृदय से प्रशंसा की। यदि उन्हें सामान खरीदने का इतना शौक ना होता तो शायद मैं इस कपड़े वाले कुंदन को इतने समीप से ना देख पाती। मुझे अपने पीछे देखकर वह हंसकर बोली, बहू क्या लेना है? जो कुछ लेना हो अपने मन का पसंद कर लो। बेचारी सास क्या जानती थी कि कपड़ों से अधिक मुझे कपड़े वाला पसंद है। फिर भी उनके आग्रह से मैंने 2 शांतिपुरी साड़ियाँ ले ली। उन्होंने भी अपने लिए कुछ साड़ियाँ खरीदी। उसे दाम देकर और कई तरह की साड़ियाँ लाने के लिए कहकर सास ने उसे विदा किया। कुंदन में बड़ा परिवर्तन हो गया था। अब वह बहुत दुबला और अधिक सांवला हो गया था। चेहरे पर वह लालिमा ना थी, किंतु वही मनस्विता और तेज टपक रहा था जो पहले था। इस घटना को करीब 1 महीना बीत गया। लगातार प्रतीक्षा करते रहने के बावजूद मैं कुंदन को ना देख सकी। जेठ का महीना था। बगीचे का एक माली छुट्टी पर गया था। बूढ़ा माली एक मेहनती आदमी की तलाश में था। 4 बजे तक घर में बंद रहकर गर्मी के कारण घबराकर मैं अपनी सास के साथ बगीचे में चली गई। वहीं बगीचे में मौलसिरी की घनी छाया में चबूतरे पर मैं सास के साथ बैठी थी। बार बार यही सोचती थी कि कुंदन कहाँ चला गया, कपड़ा लेकर फिर क्यों नहीं आया, बीमार तो नहीं पड़ गया, और अगर बीमार हो गया तो उसकी देखभाल कौन करता होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसी समय पीछे से आकर बूढ़े माली ने कहा, सरकार, यह एक आदमी है जो माली का काम कर सकता है। हुक्म हो तो रख लिया जाए। मैंने मुड़कर देखा तो सहसा विश्वास न हुआ। कुंदन और माली का काम? मेरी बेसुध वेदना तड़प उठी।
एक संपन्न परिवार का होनहार युवक 10 रुपए माहवार की मालीगिरी करने आए। इतनी कड़ी तपस्या! हे ईश्वर, क्या इस तपस्या का अंत न होगा? 10 रुपए माहवार पर कुंदन बगीचे में माली का काम करने लगा। मैं देखती, कड़ी दोपहरी में भी वह दिन दिन भर कुदाल चलाया करता, पानी सींचता और टोकरी भर भर मिट्टी ढोता। उसका शरीर अब दिन दिन दुबला और सांवला पड़ता जाता था। उसके स्वभाव में कितनी नवाबी थी, वह मेहनत के काम से कितना बचता था, मुझसे छिपा न था। किंतु अब वह कितना परिश्रम कर रहा है। मुझे चिंता रहती थी कि उसका सुकुमार शरीर इस कठिन परिश्रम को सह न सकेगा। मैं चाहती थी कि किसी प्रकार उसे रोक दूं, यह काम वह छोड़ दे, परंतु कैसे रोकती? उससे बात करने की मुझे इजाज़त ही कहाँ थी। पहले की अपेक्षा अब मैं बगीचे में अधिक जाने आने लगी। पहले आने जाने पर किसी ने ध्यान न दिया, किंतु कुछ ही दिनों बाद टीका टिप्पणी होने लगी। बाद में रुकावट भी पड़ने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब शाम सुबह छोड़कर मैं प्रायः दोपहर को जाने लगी। कुंदन से 2 मिनट बात करने का मैं अवसर खोजा करती थी, किंतु मेरे पीछे भी लोग जासूस की तरह रहते थे। मैं एकांत कभी ना पाती और सबके सामने उससे बात करने का साहस ना होता। कभी कभी मैं उसके नज़दीक भी पहुंच जाती, तो भी वह मेरी ओर आंख उठाकर ना देखता। मैं ही उसे देख लिया करती। अनेक बार जी चाहा कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। जाऊं, उसकी कुदाल छीनकर फेंक दूं और उसे अपने साथ लिवा लाऊं। अब उसकी तपस्या आवश्यकता से अधिक हो चुकी है। उसे अब मेरे निकट रहकर मेरे स्नेह की शीतल छाया में विश्राम करना चाहिए। उस दिन बड़ी गर्मी थी। बंद कमरे में पंखा और घस की ठट्टियों के भीतर से मैं उस गर्मी का अंदाज़ा न लगा सकती थी। नींद नहीं आ रही थी। ना जाने क्यों एक प्रकार की बेचैनी सी, मैं अत्यंत अस्थिर सी थी। उठी, खिड़की खोलकर बाहर निकली। पंखा खींचने वाली दासी ने रोका। बहू, इतनी गर्मी में भीतर से बाहर ना जाओ, लू लग जाएगी। मैंने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और बगीचे में पहुंची। कुंदन की कुदाल रुक गई। कुदाल को जमीन पर रख एक तरफ फेंक कर उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। मैंने कहा, कुंदन, तुम इतनी कड़ी तपस्या क्यों करते हो? तुम्हें इस प्रकार काम करते देखकर मुझे कष्ट नहीं होता? तुम्हारा शरीर इस मेहनत को सह सकेगा? तुम कहीं सुख से रहो तो मुझे भी शांति मिले। आखिर इस प्रकार जीवन को तपाने से क्या लाभ होगा? तुम तो मुझसे अधिक समझदार हो ना कुंदन। सारी करुणा सिमट कर कुंदन की आंखों में उतर आई। वह कुछ बोला नहीं। बोलता भी कैसे? उसी समय खांसता हुआ बूढ़ा माली अपनी कोठरी से बाहर आया और फिर उसे कुदाल उठा लेनी पड़ी। मेरा स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। लोगों को संदेह था, शायद मुझे टीबी हो गई है। पतिदेव मुझे भुवाली भेजने की तैयारी कर रहे थे, किंतु वे क्या जानते थे कि भुवाली से भी अधिक स्वास्थ्य लाभ मैं कुंदन के समीप केवल उसके सहवास से कर सकती हूँ। मेरी दवा तो कुंदन है। भुवाली और शिमला मुझे वह स्वास्थ्य नहीं प्रदान कर सकते जो मुझे कुंदन से केवल स्वतंत्रता पूर्वक मिलने जुलने से मिल सकता है। मैं उससे केवल स्वतंत्रता से बातचीत करना और मिलना जुलना चाहती थी, और यह मेरे पतिदेव को स्वीकार न था। नौकरों को वे मिट्टी के ठीकरों से भी गया बीता समझते थे। 10 रुपए माहवार देने के बाद समझते थे कि उन नौकरों की आत्मा और शरीर दोनों को उन्होंने खरीद लिया है। उनसे इतनी शक्ति से पेश आते कि नौकरों को उनके सामने पहुंचने में बड़े साहस से काम लेना पड़ता।
इधर कुंदन से एक दिन खुलकर बातचीत करने के लिए रात दिन मेरे मस्तिष्क और हृदय में युद्ध छिड़ा रहता। अब न मुझसे पढ़ा लिखा जाता और ना किसी काम में ही जी लगता। खाने पीने की तरफ भी कुछ विशेष रुचि ना रह गई थी। खाना देखते ही वे दिन याद आ जाते जब मैं और कुंदन एक ही थाली में बैठकर खाया करते थे। चाय सामने आते ही कुंदन की याद आ जाती। मुझसे भी अधिक चाय का भक्त तो वही था। आज वह मेरे बगीचे में माली है और मुझे इतनी भी स्वतंत्रता नहीं कि उससे एक दो बात भी कर सकूं। फिर उसके साथ बैठकर चाय पीने और भोजन करने की बात तो बहुत दूर की रही। मैं रात दिन इसी चिंता में घुली जाती थी, किंतु मेरी पीड़ा को कौन पहचानता। अपने इस घर में तो मुझे सभी हृदयहीन जान पड़ते थे। एक दिन ऑफिस से लौटते ही पतिदेव ने मुझसे प्रश्न किया, आखिर उस माली से तुम्हें क्या बातें करनी रहती हैं जो दोपहर को भी बगीचे में जाया करती हो? कितनी बार तुमसे कहा है कि नौकरों से बातचीत करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें मेरी बात याद रहे तब ना। इस बात को भूल जाती हो कि तुम एक इंजीनियर की स्त्री हो। तुम्हें मेरी इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं कुछ न बोली। बोलती भी क्या, मैंने चुप रहना ही उचित समझा। मुझे उससे क्या बातचीत करनी रहती है, मैं उन्हें क्या बतलाती। वह बतलाने की बात नहीं थी, समझने की बात थी, और उसे वही समझ सकता था जिसके पास हृदय हो। जिसके पास हृदय ही ना हो, वह हृदय की बात क्या समझे। मेरी इस चुप्पी का अर्थ उन्होंने चाहे जो लगाया हो, किंतु उनकी इस बाधा से मुझे बड़ी वेदना हुई। कुंदन से 2-4 मिनट बात करके ना तो मैं उनका कुछ बिगाड़ देती और ना कुंदन को ही कुछ दे देती। फिर भी कुंदन से मिलने में उन्हें इतनी आपत्ति क्यों थी, कौन जाने। चाहे जो हो, इस बाधा का परिणाम उल्टा ही हुआ। ज्यों-ज्यों मुझे उसके समीप जाने से रोका गया, त्यों-त्यों उसके पास पहुंचने के लिए मेरी उत्कंठा प्रबल होती गई। गर्मी की रात थी। बगीचे में बेले इस प्रकार खिले थे जैसे आसमान में तारे फैले हों। मैं उन्हीं बेलों के पास संगमरमर की बेंच पर बैठी थी। कई दिन हो गए थे कुंदन बगीचे में काम करता हुआ ना दिखा था। वह कहाँ गया? काम करने क्यों नहीं आता? यद्यपि यह जानने के लिए मैं अत्यंत अस्थिर थी, फिर भी किसी से कुछ पूछने का मुझ में साहस न था। अत्यंत उद्विग्नता से मैं बगीचे में इधर उधर टहलने लगी। टहलते टहलते मैं मालियों के क्वार्टर की तरफ निकल गई। दूर से कुंदन की कोठरी कई बार देखी थी। आज उस कोठरी के बहुत समीप पहुंच गई थी। कोठरी में प्रकाश तो ना था, किंतु अंदर से कराहने की आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ती थी। मैंने ध्यान से सुना, आवाज़ कुंदन की थी। अब मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं किसी इंजीनियर की स्त्री हूँ और कुंदन मेरा माली। तेजी से कदम बढ़ाकर मैं कोठरी में पहुँच गई। बिजली का बटन दबाते ही कोठरी में प्रकाश फैल गया। कुंदन ने घबराकर आंखें खोल दी। मुझे देखते ही इस बीमारी में भी उसकी आंखें चमक उठीं, और वह वही चमक थी जिसे उसकी आंखों में मैंने एक बार नहीं अनेक बार देखी थी। मैं उसी की चारपाई पर उसके सिरहाने बैठ गई। तेज बुखार से उसका शरीर जल रहा था। मालूम हुआ कि उसे कई दिनों से बुखार आ रहा है। काम वह फिर भी बराबर करता है। इधर कई दिनों से वह बहुत आसक्त हो गया है और 2 दिनों से छाती और पसलियों में अधिक दर्द होने के कारण वह कोठरी से बाहर नहीं निकल सका। उसकी अवस्था चिंताजनक थी। कुछ देर तक खांस कर वह फिर बोला,
हीना रानी, तुम आई तो हो, कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो नहीं। पर अब तो आई ही हो, अपने हाथ से एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी देर से प्यासा हूं। मैंने मटकी से एक गिलास भर पानी उसे पिलाया और फिर बैठ गई। मैं उसके सर पर हाथ फेरने लगी। रोकने पर भी मेरी आंखों से झड़ी रुकी नहीं, चलती रही और गला रूंधा जा रहा था। प्रयत्न करने पर भी मैं कुंदन से एक शब्द न कह सकी। कुंदन ने अपने गरम गरम हाथों को नीचे झुकाकर मेरे पैरों को छू लिया और क्षीण स्वर में बोला, हीना रानी, घर जाओ। तुम्हें कोई यहाँ देख लेगा तो नाहक तुम पर कोई विपत्ति ना आ जाए, कहीं मेरा यह सुख भी ना छिन जाए। तुम्हारे समीप इस हालत में भी रहकर मैं एक प्रकार का सुख पाता हूँ। ठीक उसी समय पतिदेव ने कोठरी में प्रवेश किया। उन्होंने आग्नेय नेत्रों से मेरी तरफ देखा, फिर कुछ बोले। क्या बोले मैं कुछ समझी नहीं। मैं उसी प्रकार कुंदन के सिर पर हाथ धरे बैठी रही। मेरी आत्मा ने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया। किसी बीमार की सेवा शुश्रूषा करना मनुष्य मात्र का धर्म है। फिर मृत्यु की घड़ियों को गिनते हुए उसकी नज़रों में अपने एक आश्रित और अपनी आंखों में अपने एक बाल सखा को यदि मैंने एक घूंट पानी पिला दिया तो क्या यह कोई अपराध कर डाला? किंतु मैं उसी क्षण कोठरी छोड़ देने के लिए बाध्य कर दी गई। मैं ऊपर आई तो अवश्य, किंतु मेरी अवस्था पागलों की तरह हो गई थी। रह रहकर कुंदन की रुग्ण मुखाकृति मेरी आंखों के सामने फिरने लगी। बार बार ऐसा मालूम होता कि कुंदन एक घूंट पानी के लिए चिल्ला रहा है। पतिदेव सोए थे, मैं भी एक तरफ पड़ी थी, पर मेरी आंखों में नींद कहाँ। उठी और छज्जे पर बेचैनी से टहलने लगी। बंगले के पास ही बिजली के खंभे के नीचे मैंने कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा देखा। अज्ञात आशंका से मैं सिहर उठी। ध्यान फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्रोतागण का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।